चलिए जी, आज हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो पाइथन का हमारा बच गया है। और जो चैप्टर है वो आज के लेक्चर में या फिर जो सैटरडे को लगेगा लेक्चर या फिर मंडे को जो लेक्चर लगेगा तो हम मंडे तक इसको तो टोटली खत्म कर देंगे। मंडे को हम नेक्स्ट चैप्टर को शुरू करेंगे साथ साथ, ठीक है। तो चलो जी, आज हमने पढ़ना क्या है, आज हम देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा है, वेरिएबल्स के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे वेरिएबल की आपने बड़ी सिंपल डेफिनेशन रखनी, इतना सा बड़ा कुछ याद रखना है, सिंपल चीज याद रखनी है। जो मैं लिखवा रहा हूँ बस वो नोट कर लेना है कॉपी में बढ़िया से, ठीक है। कि वेरिएबल क्या होता है, ठीक है? लिखो, वेरिएबल इज अ नेम, वेरिएबल इज अ नेम गिवन टू मेमोरी लोकेशन, गिवन टू मेमोरी लोकेशन where data is stored, where data is stored, ठीक है। समझ गए, मतलब वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल उस जगह का नाम है, ठीक है। लिखा है ना, उस जगह का है ना, वेरिएबल इज अ नेम गिवन टू मेमोरी लोकेशन, ठीक है। वेरिएबल उस जगह का नाम है जिस जगह पे क्या होता है हमारा डाटा जो है वो स्टोर है, ठीक है। तो जब हमें इस डाटा को एक्सेस करना है तो हम कैसे एक्सेस करेंगे, इस डाटा को हम एक्सेस करेंगे बाय इस नेम के थ्रू, ठीक है। समझ गए, क्लियर हो गया। हमें एड्रेस से कोई लेना देना नहीं होता कि किस लोकेशन जाके पड़ा होता है, हमें मेन मतलब होता है डाटा से और वेरिएबल नेम से, ठीक है। समझ गए। तो जैसे अगर आपको बताऊं कि वेरिएबल की कहानी क्या होती है, जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं, चाहे हमने वो जावास्क्रिप्ट में बनाया, चाहे हम सी में बनाए, चाहे पाइथन में बनाए, जब भी हम एक वेरिएबल को डिजाइन करते हैं या क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले जैसे हमारा होता है यहाँ पे आगे हमारा वेरिएबल का नाम, ठीक है। आगे वेरिएबल नेम, ठीक है। ये आ गया हमारा वेरिएबल का नाम, यहाँ पे वेरिएबल का नाम आ गया, ठीक है। और वेरिएबल के नाम के नीचे यहाँ पे इस तरह से उसका आता है ये, जहाँ पे इसका डाटा सपोज करें तो मैं डाल दिया 10, ठीक है। उसका डाटा स्टोरेज आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे इसका एड्रेस होता है, कुछ भी जो एड्रेस होगा जो इसके रैम के अंदर या फिर इसके स्टोरेज के अंदर जिसका एड्रेस पड़ा होता है वो यहाँ पे सेट होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि आपका वेरिएबल का नेम होता है ये, ठीक है। ये वेरिएबल का नेम आ गया, ये आपका डाटा आ गया, ठीक है। कि उस वेरिएबल के पास कौन सा डाटा है, ये वो डाटा आ गया, ठीक है। और किस एड्रेस पे ये डाटा, ये वो एड्रेस आ गया, ठीक है। समझ गए, ये आपका इस तरह से वेरिएबल है, ठीक है। तो वेरिएबल की फॉर्म हमेशा रखनी है, डेफिनेशन हमेशा रखनी है कि वेरिएबल होता है क्या, वेरिएबल इज अ नेम गिवन टू मेमोरी लोकेशन वेयर डाटा इज स्टोर्ड, ठीक है। उस जगह का नाम है जहाँ पे हमारा डाटा जो है वो स्टोर्ड है, ठीक है। अब वेरिएबल की जरूरत हमें पड़ती क्यों है, देखो वेरिएबल की जरूरत क्यों पड़ रही है। जब अगर मैंने लिखा है ना, मान चलो कि मैंने क्या बोला कि मेरे पास एक ए नाम का वेरिएबल, इसके अंदर क्या लिखा, मैंने इसके अंदर लिखा है 10, क्या लिखा है 10, ठीक है। और एक ऐसे मेरे पास बी नाम का वेरिएबल है, इसके अंदर मैंने क्या लिखा है 20 लिखा है, ठीक है। और मैंने क्या बोला कि ऐसे ही मेरे पास जो एक सी नाम का वेरिएबल भी होगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे मेरे पास सी नाम का वेरिएबल भी होगा, है ना। एक सी नाम का वेरिएबल होगा यहाँ वाला, तो इसको वहां चल रहा है इरेजर आई है, ठीक है। एक सी नाम का वेरिएबल भी होगा जो क्या होगा, जो सम होगा जो भी ए और बी की वैल्यू है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि मेरे पास सी की क्या वैल्यू होगी, जो ए की वैल्यू है मतलब 10, और जो भी बी की वैल्यू वो मतलब वो, ठीक है। तो मतलब सी की वैल्यू क्या होगी, क्या वैल्यू होगी सी की 30, ठीक है। इस तरह से अब जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने ए की वैल्यू को यहाँ पे क्या बना दिया, मैंने ए की वैल्यू को यहाँ पे 40 बना दिया, तब मेरी सी की वैल्यू क्या बन जाएगी, यहाँ पे क्या बन जाएगी, यहाँ पे मेरी वैल्यू 60 बन जाएगी, बहुत बढ़िया। और जैसे मोहित मैंने यहाँ पे बी की वैल्यू को 30 कर दिया तो मेरी सी की वैल्यू क्या बन जाएगी, बताओ मोहित। जैसे मैंने सी की बी की वैल्यू 30 कर दी और ए की वैल्यू 40 कर दी तो सी में क्या वैल्यू आ जाएगी 22 10 10 नहीं आएगी, यहाँ पे 70 आएगी, ठीक है। समझ गए, क्लियर हो गया। 40 + 30 करना हमने, ठीक है। समझ गए। तो जो आपने आंसर दिया मुझे 40 + 20, जो मैंने ए की वैल्यू 40 की और बी की 20 की, तब आपने मुझे क्या बताया, एक तो आप इसका ये इरेजर नहीं चल रहा भाई साहब, खतरनाक ये भी, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या बताया, पहले सी की वैल्यू क्या थी हमारे पास 30 थी ना, ठीक है। ये देखो पहले सी की वैल्यू क्या थी हमारे पास 30 थी, फिर मैंने क्या बोला कि जैसे मैंने ए की वैल्यू को 40 कर दिया तो आपने क्या बोला कि सर इसकी वैल्यू हो जाएगी 60 हो जाएगी, पर वो 60 नहीं होगी, वो क्या रहेगी, वो 30 ही रहेगी, ठीक है। समझ गए, वो 30 ही रहेगी। अब जैसे मैंने बी की वैल्यू को यहाँ पे चेंज किया, मैंने बी की वैल्यू को 30 कर दिया
तब भी पूछूंगा कि सी की क्या वैल्यू होगी, तो सी की वैल्यू आगे 30 रहेगी। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो सी वेरिएबल है ना उसको मैंने ए और बी की वैल्यूज असाइन नहीं कर, मतलब उसमें जो मैंने डायरेक्ट डाटा का यूज कर लिया है ना कि वेरिएबल का, ठीक है। तो अगर मुझे क्या करना है कि मुझे मैं ये चाह रहा हूँ कि जब मेरा वैल्यू जो हो वो वेरिएबल के अंदर चेंज हो तो वो यहाँ पे इसके आंसर में भी चेंज बने, मतलब डायनामिकली वैल्यू चेंज होती रहे। तो उस केस में मुझे यहाँ पे किसका यूज करना पड़ेगा, वेरिएबल्स का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे मैं वेरिएबल्स को यूज कर लूंगा तो जैसे यहाँ पे कोई वैल्यू अपडेट हो रही है तो उसका आंसर भी मुझे अपडेटेड वैल्यू के आंसर ही मिलेगा, ठीक है। समझ गए, ये यूज होता है आपके वेरिएबल्स का बोलना, ठीक है। अगर हमें किसी को कोई वैल्यू साइन करनी है या कोई वैल्यू किसी को प्रोवाइड करवानी है, ठीक है, तो उस टाइम पे हम वेरिएबल्स के यूज करते हैं ना कि एक्चुअल डाटा। क्लियर हो गया, क्योंकि एक्चुअल डाटा जो होता है वो हमारा चेंज होता रहता है, ठीक है, वो स्टैटिक नहीं होता है, वो चेंज होता रहता है। लेकिन जो वेरिएबल होगा, जब हम वेरिएबल का नाम लिख देंगे तो वो स्टैटिक होगा और उसके बीच में जो वैल्यू होगी वो डायनामिकली चेंज होती रहेगी, ठीक है। समझ गए, क्लियर हो गया, ये कॉन्सेप्ट है आपके वेरिएबल का। क्लियर हो गया, तो वेरिएबल को एक बार रीड कर लेना, यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिख लेना जो भी लिखा है। इतना बहुत बड़ी तरह यार की जरूरत नहीं है, सिंपल चीज सिंपल डेफिनेशन लिखवाई मैंने, बस ये याद कर लो, ये इनफ है, ठीक है, कि वेरिएबल बस इज नेम गिवन टू मेमोरी लोकेशन बाय डाटा स्टोर, ठीक है, इनफ से, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर पे सिंटेक्स लिखना चाहो तो सिंटेक्स लिखते हो, जैसे पाइथन में अगर सिंटेक्स लिखना तो सिंटेक्स लिख दो, एग्जाम्पल एग्जाम्पल लिख दो a इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो ये आपका एग्जांपल आ गया, सिंपल है, कुछ भी नहीं है, ना वैल लगाना, ना लेट लगाना, ना इंट लगाना, कुछ नहीं लगाना, डायरेक्ट वेरिएबल का नाम लिखो, इक्वल टू लिखो, 10 लिखो, ठीक है। समझ गए, तो वो क्या करेगा कि आपकी वैल्यू में ए वेरिएबल के अंदर आपकी वैल्यू 10 जो है वो असाइन करवा देगा उसको, ठीक है। याद रखना, जब हम सिंगल इक्वल टू का यूज करते हैं तो सिंगल इक्वल टू तो हमेशा यूज होता है असाइन के लिए, और जब हम डबल इक्वल टू का यूज करते हैं तो वो डबल इक्वल टू होता है वो कंपेरिजन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। समझ गए, चलो जी। अब नेक्स्ट नंबर पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टू मैनिपुलेट वेरिएबल्स, ठीक है। अब मैनिपुलेट वेरिएबल क्या लिखा हुआ कि वेरिएबल, यहाँ पे देखते हैं उसमें किसके बीच में क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि वेरिएबल स्टोरेज लोकेशन नेम कैन बी गिवन इन कंप्यूटर मेमोरी यूजिंग द इक्वल साइन टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल, असाइनमेंट द सेम वैल्यू टू मोर देन वन वेरिएबल, पाइथन अलाउज असाइनिंग द सेम वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स एट वंस, ठीक है। बोल रहे हैं कि अगर आपको मल्टीपल वैल्यूज को क्या करना है, मल्टीपल वेरिएबल्स को आपको करना है कि सेम वैल्यू साइन करनी है, तो वो कैसे साइन करोगे, आप कुछ इस तरह से साइन करोगे, ठीक है। ये आपका पाइथन में नहीं है, सी में भी चलता है, ठीक है। और जैसे मान चलो कि अगर ऊपर आपने अगर सी की बात करें तो सी में ऊपर आपने इंट ए बी सी डी जितने वेरिएबल है वो सारे ऊपर साइन कर दिए, और नीचे उनकी वैल्यूज कैसे साइन करनी देखो। अब देखो यहाँ पे बोला गया मल्टीपल कैसे हम असाइन करते हैं वैल्यूज मल्टीपल वेरिएबल्स को, देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला ए बराबर है किसके, बी के, B बराबर है किसके, C के, C बराबर है किसके, D के, ठीक है। तो अगर आपसे कोई A की वैल्यू पूछे तो क्या वैल्यू होगी, अगर कोई आपसे, मैंने क्या बोला, मैंने बोला A बराबर है B के, B बराबर है C के और C बराबर है D के, ठीक है, ये बोला मैंने, ठीक है। मैंने क्या बोला कि A की जो वैल्यू है वो बराबर है B की वैल्यू से, और जो B की वैल्यू वो बराबर है C की वैल्यू से, और जो C की वैल्यू वो बराबर है D की वैल्यू से, ठीक है। तो अगर आपसे कोई A की वैल्यू पूछेगा तो वो आपके पास होगी नहीं, वो गार्बेज वैल्यू शो करवाएगा आपको, ठीक है। गार्बेज वैल्यू, देखो गार्बेज वैल्यू क्या होती है, गार्बेज वैल्यू ऐसी वैल्यू होती है जब किसी वेरिएबल को आपने किसी तरह की वैल्यू साइन नहीं की होती है, तो जो भी फ्री वैल्यू हो, जो भी फ्री वैल्यू या फिर फ्री डाटा जो आपकी रैम में पड़ा होता है जो किसी काम का नहीं, वो साइन हो जाता है आपके वेरिएबल को अपने आप, ठीक है। तो ऐसे करवाएगा तो आपको गार्बेज वैल्यू शो करवाएगा, क्यों, क्योंकि A डिपेंडेंट है B पे और जो B डिपेंडेंट है वो C पे और C डिपेंडेंट है वो D पे है, ठीक है। तो जब तक D के बाद डाटा नहीं आएगा तब तक इनके पास किसी के पास डाटा नहीं जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैं लिख दूंगा यहाँ पे, मैंने लिख दिया कि A बराबर है B के, B बराबर है C के और C बराबर है D के। अब जो D है वो किसके बराबर है, D बराबर है आपके 100 के, ठीक है। तो जैसे आपका D बराबर मैं कर दूंगा 100 के, तो जब D बराबर है 100 के तो C तो D के बराबर ही है, तो C भी 100 ही बन गया, ठीक है। और B भी C के बराबर ही है, तो C तो 100 ही, तो B भी 100 बन गया। और A जो वो B के बराबर है तो B तो पहले से 100 है, तो A भी B 100 ही बन गया, ठीक है। समझ गए। तो इस तरीके से क्या हो गया कि आपने जब एक वैल्यू को मतलब इस तरह से आपने क्या किया कि एक साथ मल्टीपल वेरिएबल्स को सेम वैल्यू जो वो असाइन करवा दी, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ गए। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि सर अगर हमने मल्टीपल वैल्यूज को सिंगल लाइन में, जैसे हम क्या किया, हमने जावास्क्रिप्ट में क्या करते थे, हम जावास्क्रिप्ट में हम क्या करते थे, जावास्क्रिप्ट में हम कुछ करते थे ना, जब हमें मल्टीपल वैल्यू मतलब मल्टीपल वेरिएबल्स को हमने वैल्यू साइन करनी है, जैसे मान चलो कि मेरे को 3-4 वैल्यू बनाते तो हम कैसे बनाते हैं जावास्क्रिप्ट में, लिखा a where a is equal to 10 कॉमा b is equal to 30 या फिर 20 कॉमा c is equal to 100, इस तरह से है ना, एंड में लगता है सेमीकोलन। तो हमने सिंगल लाइन में मल्टीपल वैल्यूज असाइन कर दी,
किया था ना ऐसे करके। लेकिन पाइथन में जब आपको मल्टीपल वेरिएबल्स को डिफरेंट वैल्यू असाइन करनी है तो वो ऐसे नहीं करेंगे। वो कैसे करेंगे, आप लिखोगे a, b, c, d, जितने वेरिएबल देने उतने लिख दिए, कोमा कोमा लगा के, और इक्वल टू के बाद उनकी एक एक करके वैल्यू असाइन करते रहना, 10, 30, 50, 80। ठीक है, तो आपकी a वेरिएबल को 10 असाइन हो जाएगा, b वेरिएबल को 30 असाइन हो जाएगा, c वेरिएबल को 50 असाइन हो जाएगा, और d वेरिएबल को 80 असाइन हो जाएगा। क्लियर हो गया। इस तरह से आप क्या कर सकते हो कि मल्टीपल वेरिएबल्स को डिफरेंट तरह की वैल्यूज को जो वो असाइन करवा सकते हो इन पाइथन। क्लियर हो गया, समझ गए। अब सेम वैल्यू कैसे असाइन करनी है मैंने वो बता दिया, डिफरेंट वैल्यूज कैसे असाइन करनी है वो बता दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर पे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, नेक्स्ट नंबर पे हम चलते हैं। देखो अब देखो, वेरिएबल को जरूरी नहीं है कि आप न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करो, आप उसको स्ट्रिंग वैल्यूज भी असाइन करवा सकते हो। ठीक है, स्ट्रिंग वैल्यूज के लिए कुछ भी नहीं है, आपने क्या करना है यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे इजिकल टू 10 लिखा, तो आप इजिकल यहाँ पे इजिकल टू राम लिख दो, इजिकल टू श्याम लिख दो, जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो डबल कोट्स के अंदर। ठीक है, डबल कोट सिंगल कोट के अंदर लिखोगे वो आपका स्ट्रिंग ट्रीट किया जाएगा। क्लियर हो गया, समझ गए। अगर यहाँ पे अगर आप ऐसे लिखना चाहो 10 लिख दिया, 30 लिख दिया, और अगर आप यहाँ पे 30 लिखना चाहो या फिर राम लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। ठीक है, इसको एक बार चेक करना पड़ेगा हमें, बाकी तो कुछ भी नहीं है। क्लियर हो गया, समझ गए। नेक्स्ट नंबर आप देखते हैं, नेक्स्ट नंबर पे क्या किया हुआ है। नेक्स्ट नंबर में हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है, ये देखो यहाँ पे बताया गया है। हाँ, सेम चीज कर सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, ये सेम चीज, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं, यहाँ पे कुछ आ गया। अगर आपको अलग टाइप का डाटा देना है यहाँ पे, मान चलो कि अगर यहाँ पे 50 की जगह आपको b को जो कुछ स्ट्रिंग लिटरल स्ट्रिंग जो वो प्रोवाइड करवाना, तो आप यहाँ पे लिख दोगे जो भी आपको लिखना है। ठीक है, इस तरीके से। क्लियर हो गया, तो आपको a को 10 मिल जाएगा, b को 30 मिल जाएगा, c को मुकेश बन जाएगा और d को 80 मिल जाएगा। क्लियर हो गया, समझ गए। इस तरह से आप कर सकते हो। फिर नेक्स्ट नंबर पे क्या कॉन्सेप्ट है हमारे पास, ठीक है, ये ठीक है, नन जो वो डाटा टाइप में आएगा वो पढ़ाता हूँ, उसको नन के बारे में आपको डाटा बनाता हूँ। ठीक है, अब देखो वेरिएबल दो तरह के होते हैं। ठीक है, वेरिएबल जो आपके दो तरह के होते हैं, एक ग्लोबल वेरिएबल होता है और एक आपका लोकल वेरिएबल होता है। स्कोप्स होती है वेरिएबल्स की। ठीक है, तो याद रखना कि जो आपको वेरिएबल होती है उसकी दो तरह की स्कोप देखने को मिलती है आपको, एक उसकी स्कोप ग्लोबल होती है और एक उसकी स्कोप होती है लोकल होती है। ठीक है, अब स्कोप का मतलब क्या होता है, स्कोप का मतलब होता है एक्सेसिबिलिटी। ठीक है, कि जो आपका वेरिएबल है वो कहाँ कहाँ एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर आपने किसी वेरिएबल को ग्लोबल डिक्लेयर कर दिया तो वो आपके प्रोग्राम के किसी भी सब प्रोग्राम के अंदर, ठीक है, कहीं पे भी जो आपने प्रोग्राम की फाइल बनाई है आप उसको वहां पे यूज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, उसमें कुछ भी चेंजेस वगैरह, फिर उसको कहीं पे भी यूज या फिर डिलीट भी कर सकते हो किसी भी जगह पे जाके, किसी भी स्टेप में। ठीक है, वो होता है आपका ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, समझिए, ग्लोबल मतलब कि आप उसको कहीं भी यूज कर सकते हो। अब लोकल वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि लोकल वेरिएबल का मतलब होता है कि उसकी स्कोप ना लिमिटेड होती है। ठीक है, लोकल वेरिएबल जो होते हैं वो हमेशा विद इन सब प्रोग्राम में डिक्लेयर किए जाते हैं। ठीक है, और उनकी स्कोप भी जो होती है वो उस प्रोग्राम तक की होती है। बड़ी सिंपल से समझाता हूँ मैं आपको ये लेकर के। ये देखो, यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला कि ये मेरा एक प्रोग्राम है। ठीक है, ये मेरा एरिया है। ठीक है, इस एरिया के अंदर देखो मैंने क्या किया, मैंने एक वेरिएबल एक्सेस कर दिया ये। ठीक है, ये वेरिएबल, या फिर वेरिएबल नहीं तो इसको एक बकरी मान लेते हैं हम। ठीक है, एक बड़ी सी इसको हम गोट मान लेते हैं। ठीक है, एक बकरी है। ठीक है, मान चलो कि ये मेरा खेत है छोटू सा। ठीक है, अब ये बकरी आ गई यहाँ पे। ठीक है, अब ये बकरी को मैंने पूरे खेत में खुला छोड़ दिया। ठीक है, तो अब ये बकरी यहाँ भी खा सकती है, यहाँ भी हर जगह खाना खा सकती है जाके। ठीक है, और हाँ, और इसके पीछे छोटे छोटे खेत हो रहे हैं। ठीक है, मतलब जिनको मैंने छोटी छोटी बाउंड्रीज लगाई हुई हैं। ठीक है, तो ये बकरी जो वो इस बड़े खेत में तो खाना खा ही सकती है, साथ में इस खेत में भी चली जाएगी, इस खेत में भी चली जाएगी। ठीक है, वो सबका खाना खा सकती है। ठीक है, मजे से। लेकिन अगर ऐसी कोई बकरी जिसको मैंने इस खेत के अंदर डाल दिया है, ठीक है, तो वो बकरी जो वो इस खेत में खाना खा सकती है। अगर इस खेत के अंदर एक और खेत है तो वो उसमें भी खाना खा सकती है, लेकिन वो इस खेत के बाहर खाना नहीं खा सकती है। समझ गए, क्लियर हो गया। तो इस तरह से आपके जो वेरिएबल होते हैं, ऐसा वेरिएबल जो आपके प्रोग्राम में स्टार्टिंग में डिफाइन कर दिया जाता है, मतलब डिक्लेयर कर दिया जाता है, वो वेरिएबल आपका ग्लोबल वेरिएबल होता है। उसको आप किसी भी सब प्रोग्राम के अंदर, सब प्रोग्राम के अंदर भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ऐसा वेरिएबल जो आपने किसी एक प्रोग्राम के अंदर, एक छोटे से एक बड़े प्रोग्राम के एक छोटे से सब प्रोग्राम के अंदर डिफाइन किया, मतलब किसी फंक्शन के अंदर उसको डिक्लेयर किया है, तो उसकी स्कोप जो होगी वो सिर्फ लिमिटेड ही होगी। ठीक है, और मतलब उस फंक्शन तक की उसकी स्कोप लिमिटेड होगी। ठीक है, और ऐसे वेरिएबल्स को हम क्या बोलते हैं कि वो कैसे वेरिएबल आपके वो लोकल वेरिएबल हैं।
क्लियर हो गया, समझ गए, समझे कि नहीं? ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर पे या फिर इसको और अच्छे तरीके से समझ जाओ, आप तो समझ सकते, इस तरह समझ सकते हो कि मान चलो ये एक इंडिया कंट्री है, ठीक है, मान चलो एक कंट्री हमारी इंडिया है, ठीक है। अब यहाँ पे ना इस कंट्री में आपको पता है कि हमारी कंट्री में मल्टीपल तरह के जो स्टेट्स हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पे हिमाचल होगा, मान चलो यहाँ पे यूपी है, यहाँ पे यूके है, और यहाँ पे कुछ भी अलग से 2-3 करके स्टेट रखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने बोला कि जो हिमाचल के ये वाले सीएम है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, जो हिमाचल स्टेट के जो सीएम है, कौन है हिमाचल के सीएम, है ना, वो यूपी में जाके क्या कर रहे हैं, वो यूपी के दौरे पे गए हुए हैं, और वहां जाके यूपी के दौरे में जाके बोल रहे हैं कि आज से यूपी में जो है वो महिलाओं को इतना मिलना शुरू हो जाएगा, या फिर किसी अलग तरह की घोषणा का वो क्या कर रहे हैं, मतलब अलग तरह की जो उनकी क्या कहते हैं उसकी पॉलिसी है, वो उसका वो वहां पे उद्घाटन कर रहे हैं यूपी में जाके। तो क्या ये पॉसिबल है? क्यों? ठीक है, मतलब जो सीएम है, हिमाचल के जो सीएम है, उनकी स्कोप कितनी है, वो सिर्फ हिमाचल तक की लिमिटेड है। अगर वो हिमाचल में कुछ डिक्लेयर करते हैं किसी न्यू पॉलिसी को, तो वो तो वहां पे चलेगी, ठीक है। लेकिन अगर वो किसी अलग स्टेट में जाके किसी न्यू पॉलिसी को अगर आप वहां पे वो साइन करवा रहे हैं, या फिर वहां पे बोल रहे हैं कि हाँ ये तो लागू हो ही जाएगी, तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब वहीं पे अगर मैं बात करूं पीएम की, ठीक है, अब पीएम जो वो यूपी के दौरे पे गए और वहां जाके बोल रहे हैं कि कल से जो वो महिलाओं के लिए ये वाली जो पॉलिसी वो जो इंट्रोड्यूस की जा रही है यूपी में स्पेशली, तो क्या वो पॉसिबल है? क्या वो पॉसिबल है? मैंने बोला है कि जो इंडिया के पीएम हैं, ठीक है, वो यूपी में चले गए और वहां जाके बोल रहे हैं कि यूपी के लिए, जो यूपी की महिलाओं हैं उनके लिए एक स्पेशल पॉलिसी जो वो कल से जो वो इंट्रोड्यूस की जा रही है यूपी में, ठीक है, ये मैं घोषणा करके जा रहा हूँ। तो क्या पॉसिबल है ये कि हो जाएगी वो? ठीक है, हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि ये कौन है, ये पीएम है, इनका स्कोप कितना है, इनका स्कोप जो पूरे प्रोग्राम तक का है, ठीक है, समझ गए। तो ये होते हैं आपके ग्लोबल वेरिएबल और ये होते हैं आपके लोकल वेरिएबल्स। अब मुझे लगता है आप तो क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है, समझ गए। चलो अब नेक्स्ट नंबर पे जब हमारे पास आपके पास ग्लोबल्स की टाइप मतलब वेरिएबल्स की टाइप्स क्लियर हो चुकी है, तो नेक्स्ट नंबर पे हम बढ़ते हैं किसके ऊपर, म्यूटेबल और इम्यूटेबल के ऊपर, ठीक है। अब देखो म्यूटेबल और इम्यूटेबल में जहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। म्यूटेबल का मतलब याद रखना है चेंजेबल, ठीक है, म्यूटेबल का नाम याद रखना आपने सिर्फ चेंजेबल, और इम्यूटेबल का याद रखना है नॉट चेंजेबल, बस और कुछ नहीं, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं। म्यूटेबल का मतलब चेंजेबल और नॉन म्यूटेबल, इम्यूटेबल का मतलब नॉट चेंजेबल, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी होगा उन्होंने, ठीक है, कैन बी मॉडिफाइड, ठीक है। म्यूटेबल का मतलब चेंजेबल मतलब मॉडिफाइडेबल, ठीक है, और जो इम्यूटेबल होता है वो लिखा होगा यहाँ पे विच कैन नॉट भी है ना, लिखा है यहाँ पे कैन नॉट बी मॉडिफाइड, ठीक है, नॉट चेंजेबल, ठीक है, समझ के। तो बस इतना याद रखना, बाकी कुछ ज्यादा उसमें दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है, अभी इतना याद रखो। मैं बता दूंगा कि इसमें कौन कौन डाटा टाइप्स म्यूटेबल कैटेगरी के होते हैं, कौन कौन से इम्यूटेबल कैटेगरी के होते हैं, ठीक है। अभी ज्यादा नहीं, अभी जितना बस जितना बता रहा हूँ उतना करना है। अब नेक्स्ट नंबर पे जो आता है आपके पास वो क्या आता है कि अच्छा अभी नहीं देखना, ये चीज नहीं देखनी है अभी, ठीक है, मैं करवाऊंगा एक करके सारे प्रोग्राम कराऊंगा, अभी नहीं चलना, प्रोग्राम्स की तरफ नहीं चलना, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं तो भर भर के प्रोग्राम्स करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे जो आता है आपके पास, ठीक है, कि वेरिएबल को हम वैल्यूज कैसे असाइन करते हैं, ठीक है, और वेरिएबल जो होते हैं वो रन टाइम पे कैसे वैल्यूज को जो वो इनपुट लेते हैं यूजर से, ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जावास्क्रिप्ट में भी हमने रन टाइम पे यूजर से वैल्यूज ली थी प्रॉम्प्ट फंक्शन का यूज करके, ठीक है, और साथ में हमने टेक्स्ट बॉक्स का यूज भी किया था। उसमें टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जाके हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट गेट डॉक्यूमेंट बाय आईडी करके हमने किया था, ठीक है, और उसमें से जाके क्लियर हो गया, डॉट वैल्यू करके वहां से फेच वैल्यूज को फेच किया था, ठीक है। तो सेम इसमें भी होता है, पाइथन में भी आप डायरेक्ट वेरिएबल्स में इनपुट करा सकते हो, वेरिएबल्स में रन टाइम के अंदर जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टेट पे हो तब आप उसमें डिफरेंट तरह की वैल्यू डाल सकते हो, ठीक है, समझ गए। तो देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को हम, सबसे पहले हम पाइथन में कोड ही निकाल लेते हैं। ठीक है, पाइथन का एडिटर ओपन कर दिया मैंने, यहाँ पे कंट्रोल एन दबा देंगे, न्यू फाइल आ गई। अब यहाँ पे सिंपल अगर मैं लिखा a इज इक्वल टू 100, ठीक है, और प्रिंट करा दूंगा एक वैल्यू को। तो प्रिंट कराने के लिए हम किस फंक्शन का यूज करते हैं, प्रिंट फंक्शन का, और हमें सिर्फ प्रिंट में एक वैल्यू को शो कराना है तो हम डायरेक्ट वेरिएबल का नाम रख देंगे, ठीक है। कंट्रोल एस करके इसको सेव कर लेते हैं जो भी आपकी लोकेशन है। कहाँ बनाया था उस दिन फोल्डर मैंने, पाइथन के लिए फोल्डर कहाँ बनाया था मैंने,
डेस्कटॉप पे बनाया था जहाँ पे हम कोडिंग वगैरह करेंगे। कहाँ 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 बनाया है, चलो नहीं ये तो नहीं बना देते हैं, पाइथन बॉक्स पे ठुक देते हैं, पाइथन बॉक्स है और ये बना लिया मैंने। तो यहाँ पे हम आज की डेट डाल देते हैं, डेट क्या 27 AUGUST अगस्त, और एंटर कर देंगे। ठीक है, अब F5 डाल देते हैं और हमारी आउटपुट आगे है। ठीक है, आगे ये तो थी हमारी कैसी आउटपुट है, ये थी हमारी कंपाइल आउटपुट, मतलब हमारी कंपाइल्ड आउटपुट, मतलब ऐसा वेरिएबल जो कंपाइल टाइम पे हमसे वैल्यू ले लेगा और हर टाइम जितना उसको रन करूंगा वो सेम ही आउटपुट वो शो कराएगा। ठीक है, अब रन टाइम में कैसे वैल्यू लेनी है वेरिएबल के लिए, तो वो हम लेंगे बाय यूजिंग इनपुट फंक्शन। कौन सा फंक्शन है, इनपुट फंक्शन। ठीक है, इनपुट फंक्शन ले लिया और इसमें लिख देंगे हम जो भी आपको वैल्यू एंटर करवानी है, हम लिखते थे ना ऐसे करके, एंटर द वैल्यू, इस तरह से लिखते थे ना, एंटर द वैल्यू। ठीक है, अब इस तरह से लिख देंगे और डबल कोट करके बंद कर लेंगे इसको और सेव करेंगे और रन करेंगे। ठीक है, तो अब मुझसे पूछ रहा है, आ रहा है ना, देखो कैसे एंटर द वैल्यू, जैसे मैंने 1 2 3 लिख दिया, इस तरह से एंटर कर दूंगा तो आपका आंसर आ क्लियर हो गया, समझ गए इस तरह से। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने बहुत ढंग से नोट कर दी, वो नोट करने वाली चीज़ क्या है कि जो आपका इनपुट फंक्शन होता है, ठीक है, ये डिट्टो सेम काम करता है प्रॉम्प्ट फंक्शन की तरह। मतलब प्रॉम्प्ट फंक्शन में क्या था कि प्रॉम्प्ट फंक्शन में जो भी आप इनपुट डालते हो रन टाइम के ऊपर, वो इनपुट जो होती है वो एज ए स्ट्रिंग ट्रीट की जाती है ना, स्ट्रिंग करते हैं ना ट्रीट वो। ठीक है, चाहे आप 10 डाल रहे हो तो भी वो 10 स्ट्रिंग का होगा। ठीक है, तो सेम इनपुट फंक्शन भी ऐसे काम करता है। इनपुट फंक्शन में जैसे इनपुट दोगे वो स्ट्रिंग काउंट होती है, ना कि न्यूमेरिकल। ठीक है, जैसे मैंने अभी 1 3 2 लिखा था ना, उसने वो स्ट्रिंग उठाई होगी, जिसमें आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे चेक करना जरूर। मैं यहाँ पे आपको प्रिंट करा के बताता हूँ, इसकी डायरेक्ट वैल्यू प्रिंट करा के बताता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये देखो मैं लिखूंगा यहाँ पे प्रिंट टाइप ऑफ इन। ठीक है, टाइप एक फंक्शन है जो आपको इस वेरिएबल का टाइप बताएगा कि ये वेरिएबल कौन से टाइप से जो बिलोंग कर रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया, सेव करेंगे, रन करेंगे और यहाँ पे लिख दिया मैंने 1 4 5 इस तरह से करके बता दी स्ट्रिंग, बता रहा ना स्ट्रिंग करके। ठीक है, और सेम जब मैं इसको जो भी तरह की वैल्यू लिखूंगा अगेन इसको रन करूंगा, अगर मैंने इसमें राम कुमार लिखा तो पहले से स्ट्रिंग। ठीक है, समझ गए। तो ये आपका कैसा फंक्शन है, आपका ये इनपुट फंक्शन। ठीक है, अब इसको चेंज कैसे कर सकते हैं अब हम। ठीक है, मतलब अगर मुझे नंबर ही टाइप की चाहिए तो हम कैसे करेंगे, सेम जैसे जावास्क्रिप्ट में करते थे। जावास्क्रिप्ट में ये करते थे हम कि जब हमने प्रॉम्प्ट लिया वो स्ट्रिंग में आया, फिर उस पूरे स्ट्रिंग को हमने टाइप कास्ट कर दिया किसी अलग में। ठीक है, जैसे नंबर में करना तो उसको नंबर डाल दिया, ठीक है, बूल में करना तो बूल में डाल दिया। ठीक है, उस तरह से करके तो देखो क्या लिखा आगे का, देखो कॉन्सेप्ट क्या लिखा हुआ है। ठीक है, कैसे करनी है, इनपुट वगैरह सारा कर दिया। ठीक है, वर्क्स में डायनामिक टाइप टाइप्स। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट याद रखना है यहाँ पे पाइथन का, वो जो सबसे एडवांस है वो है वर्किंग विद डायनामिक टाइपिंग। ठीक है, डायनामिक टाइपिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो ध्यान से देखना। ठीक है, पहले तो इसको कमेंट कर लेता हूँ। यहाँ पे आया मैं लिखा a इजिकल टू 10। ठीक है, टाइप ऑफ ए टेक्स्ट चेक करते रहना, जस्ट क्या इंट आ गया, मैं लिखा यहाँ पे क्या आ गया, स्ट्रिंग आ गया। अच्छा, यहाँ पे हम जे का यूज करते हैं। ठीक है, इमेजिनरी नंबर के लिए हम यहाँ पे जे का यूज करते हैं, याद रखना है चीज करके। ठीक है, जैसे मैंने पहले यहाँ पे आई लगा दिया था, जैसे हम मैथ में यूज करते हैं तो आई के लिए मुझे एरर दे रहा है। ठीक है, तो अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर शो करने हैं यहाँ पे तो आपको यहाँ पे इमेजिनरी नंबर्स के लिए आपको शो करना पड़ता है, यहाँ पे आपको जे शो करना पड़ता है। ठीक है, जे याद रखना है। ठीक है, तो देखो इसका क्या टाइप आ गया, इसका टाइप आ गया कॉम्प्लेक्स।
क्लियर हो गया? समझ गए? जिस तरह का आप डाटा दे रहे हो वो अपने आप स्टोर कर ले रहा है, वो अपने आप उसमें उस डाटा में कन्वर्ट कर दे रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ी लिख रहा हूँ कि अच्छा ये इंटीजर टाइप का बनेगा, जी स्ट्रिंग टाइप का बन रहा है, ये कॉम्प्लेक्स टाइप कर रहा है। ठीक है, अपने आप डायनामिक टाइप का टाइपिंग कर रहा है। ठीक है, समझ गए? अपने आप डायनामिक कास्टिंग कर रहा है ये टाइप की। क्लियर हो गया? समझ गए? तो पाइथन में आपका ये जो फीचर है वो आपको एडवांस देखने को मिलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर की जो बात करते हैं, आप जो बात करेंगे हम वो बात क्या करेंगे, वो बात करेंगे हम डाटा टाइप्स की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी भी लैंग्वेज में आपके डाटा कॉन्स्टेंट छोटे बड़े अभी इसको नहीं देखना है। ठीक है, कॉन्स्टेंट का मतलब होता है जो फिक्स्ड वैल्यूज है, जो चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसको छोटे बड़े में डाटा टाइप्स। ठीक है, डाटा टाइप्स अब यहाँ पे देखो पाइथन में आपको डाटा टाइप कौन कौन सी मिलती है। पाइथन में आपको सबसे पहले जो डाटा टाइप मिलती है वो मिलती है नंबर की डाटा टाइप। ठीक है, जिसमें आपको न्यूमेरिक वैल्यूज मिलती है। न्यूमेरिक वैल्यू के अंदर आपको इंट मिलता है। इंट का मतलब ये छोटे छोटे तरह के इस तरह के नंबर जो होते हैं आपको इंटीजर में मिलेंगे। अगर आपको कोई बहुत ही लंबी वैल्यू शो करनी है पाइथन में तो उसके लिए आपको लॉन्ग नंबर मिलते हैं। ठीक है, इस तरह के नंबर लास्ट में एल लगा होता है। फ्लोट नंबर का मतलब होता है डेसिमल नंबर जिसमें पॉइंटिंग लगा होता है बीच में। ठीक है, वो हमें फ्लोट नंबर्स बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें आपके क्या होते हैं, जिसमें आपके कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, जिसे अभी हमने यूज किया पीछे। ठीक है, जिसमें एक रियल नंबर होता है, एक इमेजिनरी नंबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आई यूज किया गया लेकिन आई चला नहीं, तो आपने हमेशा यहाँ पे किसका यूज करना है, जे का ही यूज करना है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट नंबर पे आ रहा है बस ये स्ट्रिंग नंबर पे आ रहे हैं। स्ट्रिंग तो आपको पता ही है, स्ट्रिंग जब भी होगी डबल कोड आप लिखते हो तो वो स्ट्रिंग की तरह ट्रीट किया जाता है। ठीक है, स्ट्रिंग की प्लस की प्रॉपर्टी होती है, वो भी याद रखना। ठीक है, लिस्ट का मतलब जिस तरह से आपने एरे पढ़ा जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, कलेक्शन ऑफ मल्टीपल कलेक्शन ऑफ सेम टाइप्स ऑफ डाटा एलिमेंट्स वाला है ना, वो वाला पढ़ा। लेकिन लिस्ट में आपको डिफरेंट का देखने मिलता है कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सेम टाइप के नहीं होते हैं, वो डिफरेंट टाइप के बिलोंग करते हैं। ठीक है, मतलब आप सेम लिस्ट के अंदर आप नंबर भी डाल सकते हो, स्ट्रिंग भी डाल सकते हो, कॉम्प्लेक्स डाल सकते हो, सारे वो जो होंगे वैलिड होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर पे क्या आ रहा है, यहाँ पे लिस्ट के अलावा यहाँ पे ट्यूपल आ जाएगी। ठीक है, ट्यूपल भी सेम लिस्ट की तरह ही है। ठीक है, बस फर्क क्या है कि जो आपकी ट्यूपल है वो नॉट इम्यूटेबल है, मतलब उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे आती है डिक्शनरी। डिक्शनरी जो होती है आपका की वैल्यू का पेयर होता है। ये सारा डीपली पढ़ेंगे हम, अभी सिर्फ उसको ऊपर ऊपर से देखो। ठीक है, समरी रूप में बस इतना सही, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि आपको कौन कौन से मिलते हैं। बुलियन भी मिलता है। अभी इसको बुलियन इसमें मतलब लिखा क्यों नहीं, लिखा है कि नहीं लिखा है, नहीं लिखा है। तो यहाँ पे देखो पाइथन में आपको डाटा टाइप कौन कौन से मिलते हैं, ये नोट कर लो अलग से। जो पाइथन में आपको डाटा टाइप्स देखने को मिलते हैं वो डाटा टाइप्स होते हैं आपके, पहले तो आते हैं आपके नंबर्स। ठीक है, ठीक है, नंबर्स में आपके कौन बन जाते हैं, आप वही आ जाते हैं आपके इंट आता है, फ्लोट आता है। ठीक है, लॉन्ग भी आता है, लेकिन लॉन्ग का काम जो होता है वो इंट के अंदर ही होता है। ठीक है, फिर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आएंगे आपके पास स्ट्रिंग्स आ जाते हैं। फिर लास्ट नंबर मतलब उसके बाद आपके पास बुलियन आ सकते हैं। बुलियन मतलब ट्रू फॉल्स, ट्रू का टी बड़ा, फॉल्स का एफ। ठीक है, इस तरह के जो आपके पास जो वो सारे डाटा टाइप से मिलते हैं। ठीक है, समझ गए? क्लियर हो गया? जैसे यहाँ पे देखो आप लोगों ने यहाँ तक के तो देख लिए, ये दो दिन तो आपने देख ही लिए। कॉम्प्लेक्स देख लिया, स्ट्रिंग देख लिया, इंट देख लिया। अब मैं आपको बुलियन में दिखा देता हूँ। देखो बुलियन में क्या होता है कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा a इज इक्वल टू, मैंने लिखा a इज इक्वल टू TRUE, ट्रू, एंटर। सेव करेंगे, रन करेंगे, लो जी इसका टाइप आ गया बूल, लिख दिया। समझ गए? तो आपका आ गया बुलियन। अब अगर मैं ऐसे ही सेम यहाँ पे अगर जो यहाँ पे उन्होंने एल के लिए बोला हुआ है वो लगा के देखते हैं। 1 लास्ट में हमने लगा दिया एल। ठीक है, और एंटर कर दिया, सेव करके देखते हैं, रन करते हैं, क्या एरर देना। ठीक है, तो ऐसे ही है, इसमें लॉन्ग सारे चलते हैं, मतलब इतना बड़ा नंबर लिखोगे तो वो भी इंटीजर में काउंट करेगा उसको, देखना। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बोला था जो इसका लॉन्ग होता है ना नंबर, जो हमने लॉन्ग देखा तो वो सारा इसके अंदर ही आता है, इंट के अंदर ही आ जाता है। ठीक है, तो हमने देखा था ना पीछे ये वाला नंबर जो देखा हमने डाटा टाइप ये लॉन्ग वाला। ठीक है, ये काम किया समझ गए। ठीक है, ये इसके अंदर ट्रीट हो जाता है। ठीक है, मैंने पहले बोला था आपको ये इसके अंदर ट्रीट हो जाता है। ठीक है, ठीक है, साइंड। अच्छा, साइंड और अनसाइंड में क्या दिक्कत होती है कि यहाँ पे जब आपने ये वाली वैल्यू साइन की, किसको, पाइथन को, ये वाली वैल्यू, ये पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, और ऐसे ही जब आप इसको ये वाली करोगे वैल्यू साइन, ये नेगेटिव वाली, जैसे आप यहाँ पे इसको माइनस कर दोगे तो आपकी नेगेटिव वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, समझ गए? पॉजिटिव नेगेटिव साइड अनसाइड दोनों तरह के इसमें जो सकते हैं। क्लियर हो गया? चलो जी, मेन जो डाटा टाइप्स आपके वही है जो मैंने लिखा है यहाँ पे, इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, स्ट्रिंग, बुलियन और ट्रू फॉल्स वाले। ठीक है, समझ गए? चलो जी, अब नेक्स्ट नंबर पर बढ़ते आगे कि नेक्स्ट नंबर में हमारे पास क्या दिया हुआ है। ये सारा ही हो गया, सारा ही हो गया। अब शायद हमारे पास प्रिंट स्टेटमेंट है। ठीक है, प्रिंट फंक्शन का देखो काम क्या होता है
प्रिंट फंक्शन का काम क्या होता है कि वो आपके आउटपुट को डिस्प्ले करने का काम करता है। अगर प्रिंट फंक्शन के अंदर अगर कोई भी वैल्यू को किसी भी चीज को अगर आप डबल कोड के अंदर पास करोगे, उस स्ट्रिंग में पास करोगे, तो जैसा लिखा होगा वैसे का वैसा आ जाएगा, ठीक है। और अगर बिना स्ट्रिंग के पास करोगे तो वो उसकी वैल्यू को फेच करने की कोशिश करेगा। समझ बारे में क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। ये हमने पहले भी देखा है, ठीक है। जब प्रिंटफ फंक्शन के अंदर कोई भी चीज आप डबल कोड के अंदर लिखोगे तो आपने जैसी लिखी होगी, जो लिखा होगा, जितना स्पेस दोगे, जितने पॉइंट देंगे, वो वैसे का वैसे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने प्रिंट फंक्शन के अंदर कोई ऐसी चीज लिखी है बिना डबल कोड्स के, ठीक है, तो वो क्या करेगा, तो वो उस वैल्यू का वेरिएबल ढूंढेगा, वेरिएबल ढूंढने की कोशिश करेगा और उस वेरिएबल से उसकी वैल्यू लेने की कोशिश करेगा, ठीक है। समझ गए। सेम जो हमने कंसोल फंक्शन में देखा, सेम जो हमने पहले कौन से फंक्शन में देखा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट वाले फंक्शन में देखा था, एचटीएमएल वाले फंक्शन, जावास्क्रिप्ट वाले फंक्शन, ठीक है। चलो जी, अब नेक्स्ट नंबर पे क्या आ रहा है हमारे पास। धीरे धीरे हम सारे क्वेश्चन करेंगे, वो सारे आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इनपुट फ्रॉम द कंसोल ये हमने कर ही लिया। हाँ, इसमें एक देखो, अब देखो यहाँ पे एक चीज बताऊं आपको। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया कि आप जैसे ही वैल्यू क्या कर रहे हो, ठीक है, जैसी भी वैल्यू आप इसको देंगे, ए को देंगे, वो स्ट्रिंग ही ट्रीट करेगा, ठीक है। ये कौन सा फंक्शन है आपका, इनपुट फंक्शन है। इनपुट फंक्शन का बाय डिफॉल्ट काम भी होता है कि वो हर एक वैल्यू को स्ट्रिंग में उठाता है, ठीक है। इनपुट को, हर एक इनपुट को वो स्ट्रिंग में उठाएगा। अब ऐसे ही आपके पास ना एक होता है इवैल फंक्शन। क्या काम होता है, कौन सा फंक्शन होता है आपका, वो होता है आपका इवैल फंक्शन, ठीक है। लिख रहा हूँ यहाँ पे इवैल फंक्शन, देख लेना इसको, है ना, इंपॉर्टेंट इसलिए लिखवा रहा हूँ इसको, ठीक है। इवैल फंक्शन, ठीक है। इवैल फंक्शन जो था हमेशा कभी भी अकेला यूज नहीं होता है, वो इनपुट फंक्शन के साथ यूज होता है, ठीक है। इवैल फंक्शन कभी भी अकेला यूज नहीं होगा, वो इनपुट फंक्शन के साथ ही यूज होगा। मतलब रन टाइम में वैल्यूज लेने के लिए ही यूज किया जाएगा आपके किस फंक्शन का, इवैल फंक्शन का, ठीक है। अब इसकी खासियत क्या होती है इवैल फंक्शन की, देखो इवैल फंक्शन क्या करता है ना कि जो काम आप डायरेक्ट कर रहे थे कंपाइल टाइम में कर रहे, जैसे a इक्वल टू 10 लिखा इंटीजर, a इज इक्वल टू डबल कोड राम लिखा स्ट्रिंग, a इज इक्वल टू 10 प्लस 20 j लिखा कॉम्प्लेक्स, a इज इक्वल टू ट्रू लिखा बुलियन, अपने आप ला रहा था ना वो वैल्यूज को। तो ऐसे ही जब आप यहाँ पे इवैल फंक्शन लगा दोगे, ठीक है, ऐसे आपने क्या किया, यहाँ पे आके इवैल फंक्शन लगा दिया, तो इवैल फंक्शन क्या करेगा कि इसकी रन टाइम पे डायनामिकली वैल्यू चेंज कर देगा अपने आप ही। देखना, सेव करूंगा, रन करूंगा, मैंने लिखा 145, क्या है ये, इंटीजर है, एंटर करूंगा, क्लास बन गई इंट अपने आप ही। सेम यहाँ है, रन किया, मैंने लिखा यहाँ पे डबल कोड लगा के मैं लिखा राम, एंटर कर दिया, स्ट्रिंग बन गया अपने आप ही, ठीक है। यहाँ आके दोबारा रन किया, मैंने यहाँ पे लिखा कॉम्प्लेक्स नंबर लिखता हूँ, मैंने लिखा 14 प्लस 67 j, एंटर किया, कॉम्प्लेक्स बन गया अपने आप ही, ठीक है। अगेन यहाँ पे आके मैंने लिखा ट्रू, बूल बन गया अपने आप ही, समझ गए। तो ये काम है किसका, इवैल फंक्शन का, ठीक है। इवैल फंक्शन क्या करता है कि वो अपने आप ही रन टाइम में डायनामिकली इनपुट की वैल्यूज को चेंज कर देता है, ठीक है। जिस तरह का डाटा यूजर देगा, एंटर करेगा, जिस तरह के इनपुट जो यूजर एंटर करेगा, इवैल जो होगा वो उसको उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट करा देगा। क्लियर हो गया, ये था आपका इवैल फंक्शन। कोई डाउट, अभी तक जो हमने इतना किया इसमें इजी है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। बाकी पाइथन में जो मेन चीज होती है वो होती है आपकी प्रैक्टिस, ठीक है। जितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है, क्लासेस के दौरान भी, ठीक है, उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। थ्योरी वाला पार्ट सिर्फ आपने किसके लिए करना है, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए करना है, ठीक है। सिंटेक्स पकड़ने हैं। पाइथन में आपको वही प्रोग्राम्स ही आएंगे, प्रोग्राम्स तभी आप आएंगे जब आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। एक एक करके एक एक फंक्शन क्लियर होगा तो सारे आपके प्रोग्राम्स होंगे वो सारे ही क्लियर होते जाएंगे। क्लियर हो गया। अब लास्ट में हम देखते हैं क्या है, बस हो ही गया लगभग से पता है, प्रोग्राम्स तो आगे डायरेक्टिव प्रोग्राम आगे, ठीक है, प्रोग्राम चल पड़े डायरेक्ट, ठीक है। तो प्रोग्राम्स देखो हम क्या करते हैं, फिर मैं सोचता हूँ कि प्रोग्राम्स हम करें मंडे से ही, क्योंकि आपके पास कल का टाइम भी होगा, परसों का टाइम भी होगा, संडे का टाइम भी होगा, ठीक है। ऊपर मंडे को क्लास में लग पाएंगे, हम जो क्लास लगाएंगे सैटरडे को लगाएंगे, ठीक है।
सैटरडे को क्वेश्चंस करेंगे, प्रोग्राम्स करेंगे बढ़िया से, ठीक है, क्लियर हो गया। सैटरडे को आना है, ठीक है, चाहे 2 बच्चे आओगे पर हम करेंगे, प्रोग्राम्स करेंगे, ठीक है, बढ़िया से। और सैटरडे का दिन हम जो 10 प्रोग्राम करेंगे, ठीक है, मैं खुद बोल रहा हूँ यहाँ से हम 10 प्रोग्राम करेंगे, ठीक है, समझ समझ के करेंगे, छोटे प्रोग्राम ही होंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आपके लिए टॉपिक है, आपके लिए जितना भी अभी हमने पिछला काम किया है पाइथन, जितनी भी 30 चौथी क्लास है ना, तो जितनी भी 4 क्लासेस हमने पाइथन के लिए आई है वो सारी की सारी क्लासेस जो एक बार रिवाइज करनी है प्रॉपर, ठीक है, ढंग से कल का पूरा दिन लगा के प्रॉपर सारी क्लासेस को रिवाइज करना है। सैटरडे को जब आओगे, ठीक है, या फिर सैटरडे की जो क्लास आपके पास आएगी तो उस क्लास में जितने भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है, वो साथ साथ में अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है, ठीक है, समझ गए, क्लियर हो गया। तो बस आज के लिए इतने काफी है, और बस पीडीएफ दे दूंगा बाकी और मैं, ठीक है, ये जो पीडीएफ है आपकी ये पीडीएफ आप लोगों को पहुंच जाएगी, क्लियर हो गया, ठीक है, चलो।